हेलो दोस्तों, सुपर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि कल हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा पढ़ा दिया था, आज मैं शुरू करूंगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो हेडिंग डालते हैं आद्य आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम इसके समय की बात कर लेते हैं कि समय कब से कब तक था। तो इसका समय 3000 BC से 600 BC तक था। ठीक है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा में शुरू होता है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का मानव साक्षर था। तो पहला पॉइंट लिखें, इस काल का मानव साक्षर था। दूसरा पॉइंट, इस काल का लिखित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, जैसे इस काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। तो अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए। तो पहला चैप्टर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए क्रम से समझते हैं। ठीक है, तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा है सैंधव सभ्यता।
सैंधव सभ्यता। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्यों इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। तो पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष थे, खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य मिले थे, वो स्थान ज़्यादातर सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास अत्यधिक साक्ष्य मिले, जिसके वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों ने उसे संधव प्रदेश कहा, इसलिए इसे संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पहला खुदाई हुआ था वह था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट करके महत्वपूर्ण बातों को नोट करते हैं। चलिए तो पॉइंट बाय पॉइंट से नोट करें। देखिए, यह सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान देंगे, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही कांसे का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उस पॉइंट को भी नोट कर लें, क्यों कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो नोट करें, हड़प्पा वासियों ने ही हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, कांसा बनाने की जो पहली जानकारी प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा वासियों को ही थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कांस्य तकनीक की जानकारी थी, लेकिन सर्वाधिक जिस धातु का उपकरण प्रयोग किया वह था तांबा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा वासी कांसा तो बनाना जानते थे, लेकिन जो ज़्यादातर हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया वो तांबे का था, न कि कांसे का। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लें, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है,
चलिए नोट में इसे लिखेंगे, नोट में लिखें इसको, नोट के अंतर्गत इसे लिखें। कास्युगिन सभ्यता होने के बावजूद भी, पॉइंट में लिखेंगे इसके अंतर्गत, कास्य युगिन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा वासियों ने, हड़प्पा वासियों ने अपने औजार, अपने औजार और उपकरण, और उपकरण के निर्माण के लिए जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया, सर्वाधिक प्रयोग किया था, वह तांबा था। वह क्या था? तांबा था, न कि, वह तांबा था न कि कांसा, न कि कांसा। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। हड़प्पा वासियों को कांसा बनाने की तकनीक की जानकारी थी, परंतु उन्होंने जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया अपने उपकरण बनाने में, अपने औजार बनाने में, उसका उन्होंने प्रयोग कांसे का न करके तांबे का प्रयोग किया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। छात्र यहाँ गलती कर देते हैं, सोचते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता थी तो उन्होंने ज़्यादातर उपकरण कांसे का ही बनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने तांबे का अत्यधिक प्रयोग किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करते हैं, फिर उसके भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, यानी इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने ध्यान लोगों का आकर्षित किया। तो वो पहला व्यक्ति चार्ल्स मैसन थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1826 में इस सभ्यता की ओर बताया, इस सभ्यता की जानकारी दी, लेकिन उस समय लोगों ने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें, नोट करें इसको। कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल के बारे में
सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने दी थी, परंतु उस समय किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है चार्ल्स मैसन। उन्होंने 1826 में ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि यहाँ कोई सभ्यता छिपी हुई है। एक्चुअली बात क्या थी कि उस समय कराची के क्षेत्र में रेल की कुछ पटरियाँ बनाई जा रही थी, जिसमें कुछ रोड़े और गिट्टियों की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए वहाँ खुदाई की गई। तो उस समय वहाँ चार्ल्स मैसन थे, एक इंजीनियर के रूप में थे। उन्होंने उस जगह को देखा और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ जरूर कोई बड़ी सभ्यता छिपी हुई है, और इसके विषय में भी उन्होंने जानकारी दी, लेकिन लोगों का ध्यान उस ओर नहीं गया। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था। तो आइए समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हेडिंग डालें हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, आइए समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, चलिए जैसा कि हम सब जानते हैं, इधर पूर्वी क्षेत्र है जिसे ईस्ट बोला जाता है, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। यानी यह पूर्वी भाग है, यह पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो उसे हम क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि उत्तर से और दक्षिण के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, तो चलिए पहले इस चीज़ को ध्यान दें कि उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी थी। यानी यहाँ से लेके
दक्षिण तक का दूरी कितनी थी। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी के बीच की दूरी थी 1400 किलोमीटर। इस चीज़ को ध्यान देंगे, 1400 किलोमीटर। ठीक है, वही हम इसके पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लें तो आइए समझते हैं इसके पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी कितनी थी। तो इसके बीच की दूरी थी 1600 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी उत्तरी और दक्षिणी के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर, पश्चिमी और पूर्वी के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर थी। तो आइए क्रम से समझते हैं। इसका सबसे उत्तरी बिंदु यानी उसका सबसे उत्तरी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का वो था मांडा। ठीक है, सबसे उत्तरी जो स्थान था हड़प्पा सभ्यता का वह था मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। तो कहाँ है? पहले तो हम नदी की बात कर लेते हैं। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? तो मांडा है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और किस जिले में है? तो अखनूर जिला है। ध्यान देंगे, अखनूर जिला है। जिला कौन सा है? अखनूर जिला है। और राज्य कौन सा है? तो ये है कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? तो मांडा है। ठीक है, चलिए अब इसके दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं, इसके सबसे दक्षिणी स्थान की बात कर लेते हैं। तो सबसे दक्षिणी स्थान जो है यह है दैमाबाद। दैमाबाद है। ठीक है, इसमें भी हम देख लेते हैं किस नदी के किनारे है। तो यह प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? ये गोदावरी की सहायक नदी है। सहायक नदी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है। ठीक है, प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है ये। और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? ये अहमदनगर जिला है। अहमदनगर जिले में स्थित है। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, ध्यान देंगे सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो है दैमाबाद। या किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे है। प्रवरा नदी की किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अहमदनगर जिला में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अब इसके हम पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं या पूर्वी स्थान की बात कर लेते हैं। यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी किनारे स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिला कौन सा है? अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं।
ये हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके और महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यह हिंड नदी के किनारे स्थित है। हिंड नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और जिला कौन सा है? तो मेरठ है, मेरठ। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सा है? आलमगीरपुर है। ठीक है, चलिए इसके सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लेते हैं। इसके सबसे पश्चिमी स्थल की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है, इसका सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगे डोर। इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगे डोर। इसको नोट कर लें, क्या है? सूतकांगे डोर। ठीक है, इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सूतकांगे डोर है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो पहले हम नदी को नोट कर लेंगे, किस नदी के किनारे है? तो दश्क नदी है, दस नदी के किनारे है, दश्क। ठीक है, स्थान कौन सा है? तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। देश कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो हमने उन सारे बिंदुओं को एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इसको रट डालिए एकदम, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम पॉइंट के माध्यम से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए इसको नोट करते हैं, महत्वपूर्ण बातों को पॉइंट के रूप में। ठीक है, चलिए पॉइंट के रूप में नोट करें। चलिए पॉइंट के रूप में नोट करिए। तो चलिए, तो पहले तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखें, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसे भी नोट कर लें। दूसरा पॉइंट नोट करें, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता का आकार, सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके का आकार जो होता है उसे बोलते हैं त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा विस्तृत थी, त्रिभुज के आकार की थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को नोट करें। कभी कभी इसके क्षेत्रों के क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था और सबसे छोटा स्थल कौन सा था। ठीक है, तो उन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए नोट में लिखेंगे उसको भी, चलिए उसे भी लिखें। तो उसे भी नोट में लिखें। विश्व में लिखें सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे विश्व में। विश्व में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है। तो वहाँ और यहाँ के स्थानों को मिला करके हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा स्थल था। इसलिए हमने पाकिस्तान को शामिल करते हुए उन स्थानों का क्रम देखेंगे, फिर भारत के संदर्भ में देखेंगे भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इसलिए हमने विश्व में लिखा हुआ है। चलिए हड़प्पा स्थल, हड़प्पा 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 स्थल, हड़प्पा स्थल हड़प्पा स्थल अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब ये है बड़ा से छोटा, जिसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो उसके संदर्भ में हम देखेंगे, ठीक है, कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, उस क्रम को हम देख लेते हैं। उस क्रम को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद दूसरा स्थान कौन सा था? तो गनेरी वाला, गनेरी वाला। और तीसरे स्थान पर कौन सा था? तो हड़प्पा था। उसके बाद था धौलावीरा, धौलावीरा। उसके बाद था राखी गढ़ी, उसके बाद था राखी गढ़ी। ठीक है, तो अगर विश्व के क्रम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था तो मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं है तो गनेरी वाला होगा, अगर गनेरी वाला भी नहीं है तो हड़प्पा होगा। ठीक है, ये विश्व के संदर्भ में है। आइए हम भारत के संदर्भ में भी समझ लेते हैं, भारत के संदर्भ में भी इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए,
नोट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। तो इसमें सबसे बड़ा आपका है, सबसे बड़ा स्थल है वो है धौलावीरा। जो सबसे बड़ा स्थल है वह है धौलावीरा। उसके बाद आपका आता है राखी गढ़ी। इन दो बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बड़े स्थान थे मोहनजोदड़ो, गडेरी वाला, हड़प्पा, ये सब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो जो स्थान उसके बाद आते हैं वो है धौलावीरा और राखी गढ़ी। इस प्रकार से भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धौलावीरा, उसके बाद है राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और क्लास को अत्यधिक शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी सुझाव उसे कमेंट के माध्यम से दें। बहुत बहुत धन्यवाद।